हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीड बेंच की तैयारी में आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी की शिक्षण विधियों को हम क्लास बाय क्लास सीख रहे हैं और धीरे-धीरे हमने छोटे-छोटे पार्टों में इसको सीखा है और आज हमारी ये 6वीं क्लास है। तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो हैं इस क्लास में लगभग पूर्ण हैं। तो आपको जो हमने अभी तक जो 5 क्लास ली हैं, उनमें हम आपको 32 शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम 33वीं शिक्षण विधि से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक हम चलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और देखिए, शिक्षण विधियों की कोई स्टूडेंट यदि पहली बार क्लासेस को देख रहा है, तो उससे पहले जो हमने 5 क्लास ले ली हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में जब आप सीखोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे। और शिक्षण विधियों को पढ़ने का यही तरीका है कि आपको ध्यान से सभी शिक्षण विधियों को समझना है और पढ़ना है, तभी आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो बिना समय गवाए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहली जो विधि हम पढ़ेंगे, वैसे इसका नंबर है 33। 33वीं विधि है रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि क्या होती है? देखिए, हिंदी में रसास्वादन विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी साहित्यिक रचनाओं को पढ़कर या सुनकर उनके भाव, रस और सौंदर्य का अनुभव करते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट है, टीचर उसको रस के साथ, भाव के साथ पढ़ाता है और विद्यार्थी भी उसको जब पढ़ते हैं साहित्यिक रचनाओं को या उन रचनाओं को सुनते हैं, तो उस साहित्यिक रचना के भाव के बारे में, उसके रस के बारे में, सौंदर्य के बारे में वह अनुभव करते हैं। यह विधि विशेषकर काव्य और साहित्य की शिक्षा में प्रयोग होती है। जब काव्य शास्त्र पढ़ाया जाता है, साहित्य पढ़ाया जाता है, तो रसास्वादन विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो रसास्वादन विधि क्या हो गई कि भाई जो हिंदी को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, काव्य को पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, उसके भाव के साथ पढ़ते हैं, उसके रस के साथ पढ़ते हैं और उसके सौंदर्य को समझते हैं, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? रसास्वादन विधि। इस विधि की विशेषताएं क्या हैं? विद्यार्थियों को काव्य, कहानी, नाटक आदि का गहन अध्ययन कराया जाता है। यानी इसकी पहली विशेषता है कि इस विधि में विद्यार्थियों को काव्य, कहानी, नाटक इन सब का गहन अध्ययन कराया जाता है और भावनाओं, विचारों और रस का अनुभव कराया जाता है। यानी कि जो भी काव्य पढ़ाया जा रहा है, जो भी साहित्य पढ़ाया जा रहा है, उसकी मूल भावना क्या है, उसके मूल विचार क्या हैं और उसको पढ़ाने में जो रस उत्पन्न हो रहा है, उन सभी को अनुभव विद्यार्थी को कराया जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? रसास्वादन विधि। आगे हम बात करें, विद्यार्थियों की सौंदर्य बोध और कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि जब शिक्षक जो है वो किसी भी काव्य को, किसी भी साहित्य को उसके भाव के साथ, रस के साथ पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थी कल्पना करने लगता है, उसके सौंदर्य का बोध प्राप्त करता है। तो कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध शक्ति का विकास होता है और भाषा का स्वाभाविक विकास होता है। विद्यार्थी उस भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखने लग जाता है और इंटरेस्ट लेता है उसको सीखने में। तो ये विधि क्या होती है? रसास्वादन विधि। इस विधि का लाभ क्या है? पहला लाभ है विद्यार्थी में साहित्यिक रुचि उत्पन्न होती है। यानी कि जो विद्यार्थी है वह उस काव्य को, साहित्य को रुचिपूर्वक पढ़ता है। भाषा के साथ साथ भावनाओं का भी क्या होता है? विकास होता है, क्योंकि इसमें भावना जो है वो मूल होती है। रसास्वादन विधि में क्या होती है? भावना मूल होती है, जिसके साथ बालक जो है वो पढ़ता है। यह विधि विद्यार्थियों को भाषा का रसात्मक अनुभव कराती है, उसके रस का अनुभव कराती है, उसके विचार का अनुभव कराती है, उसके भाव का अनुभव कराती है। तो ये कुछ इसके क्या होते हैं? लाभ होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यतिरेक विधि। यानी हिंदी शिक्षण की एक अन्य विधि है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षा के दौरान नकारात्मक उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा समझाई जाती है। यानी कि जब कोई भी विषय यानी शिक्षण के दौरान हिंदी विषय को जब समझाया जाता है, तो नकारात्मक उदाहरण दिए जाते हैं और उस उदाहरण से उसकी अवधारणा समझाते हैं। जैसे किसी विषय को क्या नहीं है, यह बताकर विद्यार्थी को सही अर्थ तक पहुंचाया जाता है कि भाई इस विषय में आपको क्या नहीं करना है। उसके आधार पर विद्यार्थी को सही अर्थ तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? व्यतिरेक विधि कहलाता है। यानी नकारात्मक उदाहरणों के साथ विद्यार्थी को सकारात्मकता की ओर ले जाना, उस विषय वस्तु की ओर ले जाना,
उसको हम क्या बोलेंगे, व्यतिरेक विधि कहेंगे। इस विधि की विशेषता क्या है? उदाहरण अस्वीकृति के आधार पर दिए जाते हैं। उदाहरण की मतलब ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे जिनको स्वीकार नहीं किया जाए। यह विधि सामान्यतः वैज्ञानिक तथ्यों और भाषा शिक्षण में क्या होती है, प्रयोग होती है। छात्र गलत और सही में भेद करना क्या होते हैं, सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हिंदी साहित्य को पढ़ाते समय यदि टीचर ये कहे कि अगर इसको ढंग से, इसके भाव को लय के साथ यदि आप नहीं पढ़ोगे तो यह सही ढंग से समझ में नहीं आएगी, तो इसका अर्थ ये होगा कि भाई वो शिक्षक जो है वो ये सिखाना चाहता है कि आपको उस विषय को किस तरीके से पढ़ना है, सही सकारात्मकता दिशा में किस तरह से आगे बढ़ना है। इस विधि के लाभ क्या हैं? विद्यार्थियों की तार्किक शक्ति का विकास होता है, यानी कि जब कोई भी छात्र सही और गलत में भेद करने लग जाए तो उस छात्र की तार्किक शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। गलत धारणाएं दूर होती हैं। विद्यालय को सही और गलत, विद्यार्थी को जो है वो सही और गलत का जब अनुभव हो जाता है तो उसकी जो गलत धारणाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और विषय की गहरी और स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। यानी विद्यार्थी जो है वह अपने विषय की गहरी और स्पष्ट समझ को क्या करता है, प्राप्त करता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि रसास्वादन विधि मुख्य रूप से साहित्य और भाषा के सौंदर्य को समझने के लिए उपयोगी है। रसास्वादन विधि क्या है? अगर हम दोनों विधियों की तुलना करें, रसास्वादन विधि और व्यतिरेक विधि की तुलना करें, तो रसास्वादन विधि जो है वह मुख्य रूप से साहित्य और भाषा के सौंदर्य को समझने के लिए उपयोगी है। जबकि अगर हम व्यतिरेक विधि के बारे में बात करें तो यह विधि तर्क और तुलना द्वारा सही ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। यानी व्यतिरेक विधि जो है वो तर्क के साथ, तुलना के साथ सही ज्ञान कैसे हमें प्रदान करना है, इसमें सहायक होती है। तो ये दोनों विधियों में क्या है, मूल अंतर है, रसास्वादन विधि में और व्यतिरेक विधि में। अब हम बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला विधि, लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। अगली जो विधि है वह कौन सी है? भाषा प्रयोगशाला विधि, जिसे हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड। भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है? देखिए, भाषा प्रयोगशाला विधि आधुनिक तकनीक पर आधारित विधि है। इसमें विद्यार्थियों को भाषा सीखने के लिए प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब में ले जाया जाता है। अब भाषा प्रयोगशाला जो होती है वहाँ पर अलग अलग उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग उपकरण, जहाँ ऑडियो विजुअल जैसे हेडफोन, माइक, रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास आदि का उपयोग किया जाता है। हेडफोन से भाषा जो है वो बालक सीखता है, माइक से बोलता है तो उसको इंटरेस्ट आता है, रिकॉर्डर से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करता है, फिर वो ये जानता है कि भाई मेरी आवाज़ कैसी मैंने बोला है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से वो अक्षरों को, शब्दों को और चीज़ों को देखता है। कंप्यूटर से सीखता है, स्मार्ट क्लास के रूप में सीखता है। तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, भाषा प्रयोगशाला विधि। यानी कि जब आधुनिक तरीके के उपकरणों से हिंदी भाषा को सिखाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, भाषा प्रयोगशाला विधि। और यदि ऐसा एक प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा प्रयोगशाला विधि कहेंगे। जिसमें प्रमुख उपकरण क्या होते हैं? हेडफोन है, माइक है, रिकॉर्डर है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लास है आदि का इसमें उपयोग किया जाता है। इस विधि की विशेषताएं क्या हैं? विद्यार्थी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, एल एस आर डब्ल्यू का अभ्यास कराया जाता है। यानी विद्यार्थी को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का क्या किया जाता है, अभ्यास अभ्यास कराया जाता है। ध्यान दीजिए, भाषा सीखने के ये प्रमुख 4 चरण होते हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है। सबसे पहले बालक जो है वो उसको लिसनिंग करेगा, सुनेगा, फिर उसको बोलेगा, स्पीकिंग करेगा, फिर उसको क्या करेगा, रीडिंग करेगा, और फिर उसकी क्या करेगा, राइटिंग करेगा। क्या करेगा? राइटिंग, उसको लिखेगा। तो यदि बालक सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखने का अभ्यास करता है तो उस क्रम को हम बोलते हैं LSRW। ये परीक्षा में ये क्रम भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है टीचिंग मेथड में, इसको आप याद रखिए। जब प्रयोगशाला में भाषा जब बालक सीखता है तो उसका उच्चारण भी क्या होता है, शुद्ध होता है। प्रोनाउंसिएशन सीखने पर बल दिया जाता है, उसके शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता है। एक ही समय में सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से अभ्यास का अवसर मिलता है। यानी कि भाषा प्रयोगशाला विधि में शिक्षक जो है एक ही समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करवाता है और अभ्यास करवाता है। विद्यार्थियों की सुनने और बोलने की क्षमता को विकसित करने में ये भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है, सहायक है। और इसमें शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, अर्थात
भाषा प्रयोगशाला विधि में छात्र जो है वो मुख्य रूप से सक्रिय रहता है। तो यह विधि कैसी हो जाती है? मनोवैज्ञानिक विधि है, आधुनिक तकनीक पर आधारित है, ज़्यादा प्रभावशाली है और भाषा प्रयोगशाला विधि के माध्यम से बालक जो है वो बहुत अच्छा सीखता है। तो शिक्षक इसमें क्या है? केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। आगे हम बात करें भाषा प्रयोगशाला विधि के लाभ क्या हैं? भाषा को व्यावहारिक रूप से सीखने का अवसर मिलता है, विद्यार्थियों की भाषा संबंधी गलतियों को तुरंत सुधारा जा सकता है और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो भाषा को यानी भाषा प्रयोगशाला लैब में जब विद्यार्थी बोलता है, सुनता है, लिखता है, ये सारी चीज़ें चरणबद्ध तरीके से करता है, तो भाषा को वो व्यावहारिक रूप से क्या करता है? सीखता है। विद्यार्थियों की भाषा संबंधी जो भी गलतियाँ होती हैं, उनको तुरंत सुधारा जा सकता है, उनका फीडबैक दिया जा सकता है और जब बालक की गलतियाँ सुधरती हैं तो उसके आत्मविश्वास में क्या होती है? वृद्धि होती है। ग्रामीण व कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे विद्यार्थी जो कमज़ोर हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए यह विधि क्या है? बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस विधि की सीमाएँ क्या हैं? सभी विद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला जो लैब है वो उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा, उपकरणों के रखरखाव पर अधिक खर्च आता है। ये उसकी क्या है? कुछ सीमाएँ हैं इस विधि की और तकनीकी जानकारी न होने पर भाषा प्रयोगशाला लैब का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसकी जो सार्थकता है वो सही सिद्ध नहीं ठहर पाती है। तो इसकी सीमाएँ क्या हो गईं? यानी भाषा जो प्रयोगशाला लैब है वो सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है। आज भी व्यावहारिक रूप से यही सत्य है। उपकरण के रखरखाव पर अधिक खर्च होता है और तकनीकी जानकारी न होने पर अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं तो भाषा प्रयोगशाला विधि के माध्यम से सीखने में क्या होगी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं अगली शिक्षण विधि के बारे में, भाषा शिक्षण या उपकरण विधि, टीचिंग एड्स या एप्लियंसेस मेथड। उसको हम क्या बोलेंगे? भाषा शिक्षण या उपकरण विधि। इस विधि में भाषा शिक्षण के लिए दृश्य एवं श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्यार्थी ऐसे उपकरणों का प्रयोग करता है जिससे वह देख भी सके और सुन भी सके, जिससे विद्यार्थी आसानी से भाषा को क्या कर सकता है? सीख सकता है। अब दृश्य उपकरण कौन कौन से हैं साहब? चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, श्याम पट्ट जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं उसके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से बालक जो है वो सीखे। श्रव्य उपकरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और ऑडियो क्लिप, ये श्रव्य उपकरण होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? चित्र, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर। और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी हो गई? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, ऑडियो क्लिप, ये क्या है? श्रव्य उपकरण होते हैं। और दृश्य श्रव्य मतलब जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन, टीवी, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, मोबाइल ऐप्स, मल्टीमीडिया ऐप्स, तो उन पर हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसके माध्यम से यदि बच्चा भाषा को सीखता है तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे? भाषा शिक्षण या उपकरण विधि। क्योंकि वह भाषा को सीखने में किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो उपकरणों का उपयोग कर रहा है, इसीलिए इसको हम भाषा शिक्षण या उपकरण विधि कहते हैं। इस विधि की विशेषता क्या है? अमूर्त विषयों को ठोस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त विषयों को ठोस रूप में क्या है? प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त विषय जो नहीं है उनको विजुअल तरीके से दिखाया जाता है। विद्यार्थियों की रुचि एवं ध्यान आकर्षित किया जाता है। विद्यार्थी रुचि पूर्वक पढ़ता है, देखता है। भाई कोई चीज़ जब बालक देख के सीख रहा है और उसको वह जिज्ञासा से सीखता है तो वह बालक अच्छी तरह से उसको सीखने लग जाता है। भाषा को सरल, रोचक और व्यावहारिक बनाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो विशेषता क्या हो गई? अमूर्त विषय को ठोस रूप में प्रस्तुत करता है, विद्यार्थियों की रुचि एवं ध्यान आकर्षित करता है, भाषा को सरल, रोचक और व्यावहारिक बनाता है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इस विधि के लाभ क्या हैं? भाषा सीखने में सुगमता और स्थायित्व आता है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, समय की बचत होती है और कमजोर विद्यार्थियों को भी समझ में आता है। तो इस विधि के माध्यम से भाषा को सुगमता के साथ सिखाया जा सकता है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में क्या लेता है? भाग लेता है और इस विधि के माध्यम से समय की क्या होती है? बचत होती है और कमजोर विद्यार्थी भी इसको आसानी से सीखने में क्या करता है? अपना योगदान देता है। तो यह होती है भाषा शिक्षण विधि। इस विधि की सीमाएं क्या हैं? देखिए, अगर उपकरणों का सही उपयोग न हो तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है? घट जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है, उपकरण नहीं होते, तो उसके कारण भी इस विधि के माध्यम से सिखाना संभव नहीं होता। तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है और प्रत्येक शिक्षक तकनीकी ज्ञान में दक्षता हो तो ये जरूरी नहीं है। तो इस विधि की क्या है, सीमाएं हैं। अब हम निष्कर्ष के रूप में इन दोनों विधियों की यदि तुलना करें तो भाषा प्रयोगशाला विधि आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जो विद्यार्थियों की सुनने और बोलने की क्षमता को क्या करती है, विकसित करती है। भाषा प्रयोगशाला विधि कैसी है, आधुनिक है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है, जो विद्यार्थियों की सुनने और बोलने की क्षमता को क्या करती है, विकसित करती है। जबकि भाषा शिक्षण या उपकरण विधि जो है वो शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाती है तथा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव क्या करती है, प्रदान करती है। भाषा शिक्षण या उपकरण विधि ये शिक्षण को रोचक बनाती है, प्रभावी बनाती है और विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव क्या करेगी, प्रदान करेगी। अगली जो विधि है व्याख्यान विधि, अगली विधि क्या है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग किया जाता है, और तो वो कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि। सबसे प्राचीन और पुरातन विधि कौन सी है शिक्षण प्रक्रिया में, तो उसका आंसर भी क्या होगा, व्याख्यान विधि। सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है, सबसे ज्यादा पुरानी है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी मानी जाती है व्याख्यान विधि। यह विधि सबसे पुरानी और परंपरागत शिक्षण विधियों में से एक है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से विषय वस्तु को क्या करता है, समझाता है, बोलकर समझाता है। मान लीजिए कोई टीचर है और वह सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रयोग इसी विधि का किया जाता है। किसी विषय वस्तु को बोलकर जब समझाता है तो वह विधि क्या होती है, व्याख्यान विधि होती है। यह विधि मुख्यतः उच्च शिक्षण संस्थानों में ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि वहाँ पर छात्र ज़्यादा होते हैं, तो शिक्षक जो है वो किसी भी टॉपिक को बोलकर सभी छात्रों को आसानी से समझाता है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, व्याख्यान विधि कहेंगे। इस विधि की विशेषता क्या है, इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, विद्यार्थी केवल श्रोता की भूमिका में रहता है। इसीलिए यह विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, परंपरागत विधि है, सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें कम समय में अधिक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई टॉपिक है, जब बोलकर टीचर समझा रहा है तो बहुत सारे विद्यार्थी उसके सामने बैठे हैं, कोई एक्टिविटी उनसे करानी नहीं है, तो वह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान कर सकता है टीचर। विषय को क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विषय को क्रमबद्ध और योजनाबद्ध ढंग से इस विधि में प्रस्तुत किया जाता है व्याख्यान विधि के दौरान। इस विधि के लाभ क्या हैं, बड़े समूह को शिक्षा देने में ये उपयोगी है, यानी कि बहुत सारे बच्चों की क्लास है तो इस विधि के माध्यम से आसानी से शिक्षा दी जा सकती है। इस विधि में समय की क्या होती है, बचत होती है। कम संसाधनों में शिक्षा इसमें संभव है। कम संसाधनों के माध्यम से भी शिक्षा इसके द्वारा क्या है, संभव है। इस विधि की सीमाएं क्या हैं, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। इस विधि के माध्यम से ये सीमा ये है कि भाई विद्यार्थी स्वयं एक्टिव नहीं होता है। स्मरण शक्ति और रटने पर अधिक बल देती है कि भाई विद्यार्थी जो है वो एक बार चीज़ों को सुनकर अगर स्मरण कर लेगा, रट लेगा, तो इस विधि के माध्यम से सीख सकता है। और अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो वो कोई बात भूल जाएगा, तो वो टॉपिक को भी क्या है, थोड़ा थोड़ा कम सीख पाएगा। कमजोर विद्यार्थियों के लिए कम प्रभावशाली है, इसमें विद्यार्थी एक्टिव नहीं होता है, स्मरण शक्ति और रटने पर अधिक जोर देती है, और कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये विधि क्या है, कम प्रभावी है। अगली विधि है दूरस्थ शिक्षण विधि, डिस्टेंस टीचिंग मेथड। अब देखिए, दूरस्थ माध्यम से जो शिक्षा प्रदान करना है, करने की जो प्रक्रिया है, उस विधि को हम क्या बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षण विधि बोलते हैं। दूरस्थ शिक्षण विधि में शिक्षक विद्यार्थी एक ही स्थान पर उपस्थित नहीं होते, बल्कि शिक्षा के विभिन्न माध्यम जैसे डाक, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाती है। जैसे मान लीजिए, ये जो क्लास जो भी स्टूडेंट अटेंड कर रहा है, तो इस क्लास को भी आप कह सकते हो दूरस्थ शिक्षण विधि के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप कहाँ पर बैठे हो, कौन सी जगह पर आप रह रहे हो, लेकिन ये शिक्षण सामग्री और मेरी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है वो आप तक पहुँच रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत दूर तक मैंने अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पहुँचाया है। तो यह विधि क्या है, दूरस्थ शिक्षण विधि है। तो डिस्टेंस लर्निंग होती है, ओपन स्कूल होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी किताबें जो है वो विद्यार्थी के घर तक भेजती हैं और विद्यार्थी घर पर बैठकर पढ़ता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दूरस्थ माध्यम से शिक्षा बोलते हैं। तो दूरस्थ शिक्षण विधि होती है, यानी इस विधि में ना तो शिक्षक उपस्थित होता है, ना ही विद्यार्थी एक स्थान पर उपस्थित होता है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से होता है। जैसे डाक के द्वारा किताबें भेजी जाती हैं, टेलीविजन के माध्यम से आप सीख रहे हो, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा यदि आप सीख रहे हो, तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, दूरस्थ शिक्षण विधि।
इस विधि की विशेषता क्या है? इसमें समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती। आप कभी भी पढ़ सकते हो और कहीं पर भी पढ़ सकते हो, अपने घर पर भी पढ़ सकते हो, घर के बाहर भी यदि आपके पास पुस्तक है या कोई ऐसा माध्यम है, मोबाइल है, तो भी क्लास लगा के आप पढ़ सकते हो। शिक्षण सामग्री मुद्रित, ऑडियो, वीडियो अथवा ऑनलाइन स्वरूप में दी जाती है। विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करना पड़ता है। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करना पड़ता है दूरस्थ शिक्षण विधि में। इस विधि के लाभ क्या है? इस विधि में कार्यरत विद्यार्थी या दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कामकाजी होते हैं, अपना जॉब करते हैं, तो उनको भी पढ़ने का अवसर इस विधि के माध्यम से मिलता है। स्वाध्याय और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो जाती है, तो लोकतांत्रिक तरीके को, शिक्षा के लोकतांत्रिक तरीके को ये क्या देती है? बढ़ावा देती है। इस विधि की सीमाएं क्या है? शिक्षक और विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष संवाद की क्या आती है? कमी आती है। आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है और व्यावहारिक विषयों को सीखने के लिए ये कम उपयुक्त है, क्योंकि व्यावहारिक विषय जो है वो उस माहौल में रहकर ही सीखी जाती हैं। तो इस विधि की क्या है? सीमाएं हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने हिंदी की शिक्षण विधियों को सीखा और हमने 38 शिक्षण विधियों के माध्यम से हिंदी की लगभग सभी शिक्षण विधियों के बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपको समझ में आई होंगी, और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले जो क्लासें नहीं ली हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर अटेंड कीजिए। शुरुआत से यदि आप पढ़ोगे, यानी मतलब पहली शिक्षण विधि से आप पढ़ोगे और अंत तक जब पढ़ोगे, तो आपको ये सारी शिक्षण विधियाँ समझ में आएंगी। एक ही क्लास में इन सभी शिक्षण विधियों को नहीं पढ़ाया गया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको इन शिक्षण विधियों को पढ़ाया गया है, जिससे कि आपको सीखने में क्या हो? आसानी हो और एक साथ आपके सीखने पर बर्डन ना पड़े। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण विधियों को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट जैसे शैक्षिक परिदृश्य है, आईसीटी की क्लासेज हैं, साइकोलॉजी की क्लास है, साइंस की क्लासें हैं और ज्योग्राफी की क्लासें हैं, तो ये सीरीज हमने चला रखी हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। यह चैनल टीचिंग एग्जाम के लिए समर्पित है। इस चैनल पर जो भी विषय वस्तु आपको उपलब्ध कराई जाएगी, वो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होगी, शिक्षक बनने के लिए आपके लिए सहायता करेगी। और देखिए, हमने कई क्लासेस क्वेश्चन के रूप में, एमसीक्यू के रूप में, और कई सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपके लिए सभी तरह से ये फ़ायदेमंद रहेंगी। और जो भी स्टूडेंट लगातार अध्ययन से जुड़ना चाहते हैं और अपनी इस तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस चैनल के बारे में आप बोलें कि भाई ये जो प्रभावी जो शिक्षण सामग्री है आपको उपलब्ध कराई जा रही है, वो आपको कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।